हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो सेल वाला अपना चैप्टर चल रहा था उसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संगठनात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपन कोशिका कहते हैं। कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। कोर्क की सेल में करी थी जो कि मृत थी। और सबसे ल्यून वेन हॉक है, उसने जीवित कोशिका की खोज करी थी। और जो रॉबर्ट हुक ने उसने मृत कोशिका की खोज करी थी। CO2 और पानी जैसे जो भी पदार्थ है, ऐसे CO2 तो गैस है और पानी लिक्विड है, जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। देखो, अंदर और बाहर जाने के प्रोसेस सेल के अंदर तो दो टाइप के ही है, प्रपादमों और जंतुओं में। एक तो विसरण और एक परासरण। जो विसरण होता है वो गैस और द्रव दोनों का परासरण कर सकता है, बट जो परासरण होता है वो ओनली जल का ही परासरण करता है, अर्थात जल का ही उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाता है। परासरण ओनली जल में, और विसरण जल और गैस दोनों में पाया जाता है। और जो परासरण का प्रोसेस होता है वो ओनली जल में ही पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, जो भी उसकी प्लाज्मा झिल्ली है उससे पादप के द्वारा वो खाना ग्रहण करती है, और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा वो ग्रहण करती है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका जो सेल होती है उसके लचीलेपन के कारण, उससे मैंने बोला आपको, कोशिका झिल्ली से पादप बना लेती है और फिर उस खाने को घेर लेती है, और घेर के फिर खाद्य दानों में डाल दिया जाता है। लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा लेती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने देती है, जैसे कि O2, CO2। और जो ये विसरण के द्वारा होता है। परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, अर्थात उस सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उनका परासरण हो, आने जाने का प्रोसेस हो, तो उसको परासरण कहते हैं। सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। सेलुलोज के बारे में अपन ने और भी पढ़ा था अपन ने 7th में क्लास में, कि जो ये होते हैं रोमन थी जंतु होते हैं, उनके आमाशय में जो सेलुलोज होता है वो पाया जाता है, और वो उस सेलुलोज का पाचन वाले एंजाइम भी उधर पाए जाते हैं। बट मनुष्य में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ था, कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये जो पौधों में पाया जाता है। और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। जीव द्रव्य कुंचन। अब देखो, अपन ने 3 प्रकार के वो पढ़े थे, अब वापस देखते हैं एक बार रिवीजन। ये 3 प्रकार की सॉल्यूशन ले लिया अपन ने। ये है अल्प परासरणी, हाइपो, ये सम, और ये अति। अति मतलब हाइपर हो जाते हैं ना, वो अति होते हैं। फिर ये हो गए अपने। अब अल्प परासरणी विलयन है। पहले अपन विलयन तैयार करके फिर सेल को लाएंगे। पहले सेल के बारे में नहीं सोचना, पहले विलयन तैयार करेंगे। तो ये विलयन है अल्प परासरणी। इसमें अल्प परासरणी मतलब इसमें जल ज़्यादा है, जल ज़्यादा। अब इसमें अपन सेल, अब ये क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, पादप कोशिका में, अर्थात कोशिका में अगर पानी की हानि कब होती है? अपन ने याद किया था, अल्प परासरणी में क्या होता है? फूल जाती हैं, और अति परासरणी में क्या होता है? वो श्रिंक हो जाती है, अर्थात अब उस पादप कोशिका के पानी की हानि अति परासरणी विलयन में होती है। जो अपन डालेंगे वो, और ऐसी सेल डाली थी और ऐसी होगी सिकुड़ के, और इसमें ऐसी डाली थी और ऐसी डाली थी और ऐसी होगी फूल के। तो अल्प परासरणी में तो फूलती है सेल, और अति परासरणी में पानी की हानि करके सिकुड़ जाती है, अर्थात सिकुड़ना को ही जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जो भी उसके अंदर जीव द्रव्य था, जो भी उसके अंदर जल अर्थात जो भी साइटोप्लाज्म था, वो प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्यों के क्या बोलते? प्रोटोप्लाज्म। जो भी प्रोटोप्लाज्म था, अर्थात केंद्र का द्रव्य और कोशिका का द्रव्य दोनों ही सिकुड़ जाते हैं, दोनों ही बाहर निकल जाते हैं अपने सेल से, इसलिए जीव द्रव्य का कुंचन हो जाता है।
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ये एक प्रकार की कोशिका की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सेल लेके अपना कार्य करती है। कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक गुण होता है? क्रोमोसोम में। अब देखो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सेल होती है। सेल के अंदर तो केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम दिखाई देते हैं, नहीं तो उसको क्रोमेटिन पदार्थ की एज है, क्रोमेटिन पदार्थ पड़ा रहता है। गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए के अंदर इकाई होती है जो आनुवंशिक इकाई कहते हैं उसको जीन। अब देखो ये हो गया पदार्थ, ये हो गया इकाई और ये हो गया वाहक। जो डीएनए का जीन को ये डीएनए पदार्थ हो गया। आनुवंशिक पदार्थ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है कोशिका का, तो डीएनए होता है। और आनुवंशिक इकाई होती है जीन। तो गुणसूत्र होता है वाहक, जो इन पदार्थों का डीएनए का वाहक होता है, अर्थात एक सेल से दूसरी सेल में ले जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे दो अंगकों का नाम बताइए जिसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पादपों के अंदर। दोनों में ही डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, नहीं डीएनए और प्रोटीन। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अपने को पता था कि जो भी उपापचय का कार्य होता है उस दौरान कुछ व्यवधान हो जाता है, अर्थात बाधा आ जाती है, तो सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मृत हो जाती है। तो उन जो सेल होती है क्षतिग्रस्त सेलों के टाइम पास जाके लाइसोसोम फट जाते हैं और उनको भी साथ में पचा लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको बिजली घर भी, सेल का बिजली घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जो यूकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है। जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें क्रोमोसोम एक ही होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारी सेल होती है, तो उनका आकार भी बड़ा होता है। इनमें कोशिकांग नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में कोशिकांग होते हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है अपने ये ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु। और यूकैरियोटिक के तो सारे इसके अलावा सारे है ये यूग्लिना, पैरामीशियम। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, सारे अपने ऊर्जा का निर्माण करते हैं और कोशिका को कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका से प्रत्येक जीव बनते हैं। अपने को पता है कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिला के अंग बनाते हैं, अंग मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये मूलभूत इकाई हो गई सेल, अर्थात एक छोटी सेल जिससे पूरा शरीर बन सकता है। और प्रत्येक जीवित कोशिका की मूलभूत संरचना और कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण होता है। इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग लगातार विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, जिससे सजीव का जीवन चलता रहता है। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जिस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी के रूप में वह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा होती है, वो संचित होती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, जिससे वो प्रोटीन का निर्माण भी करता है। विसरण क्या है? विसरण का नाम आते ही अपन को रहना याद रखना है गैस और द्रव दोनों। गैसों का भी करता है और द्रव का भी करता है। विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों का परिवहन होता है। अर्थात एक सेल पारगम्य झिल्ली के द्वारा इधर से उधर, उधर से इधर आने के प्रोसेस को विसरण कहते हैं। कोशिका में CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, धीरे धीरे एकत्रित होने से कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि कोशिका के बाहर CO2 की मात्रा कम होती है, उसकी सांद्रता कम होती है। तो क्या करता है? बाहर से कोशिका के अंदर से बाहर आ जाता है।
जिससे कोशिका के अंदर दाब बढ़ जाता है और कोशिका CO2 होती है वो कोशिका से बाहर आ जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ जाती है। ये विसरण के प्रोसेस होता है, इसके द्वारा ये चलता रहता है। ये हो गया अपना पूरा चैप्टर। एक बार और डायग्राम के साथ भी कर लेंगे अपन, बट एक बार नोट्स बनाए हुए थे तो मैं इनका एक बार नोट से करा देती हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।